Assalamualaikum everyone. So yesterday we finished our chapter of mitosis, okay? And today we will start with chapter number 6, which is what? Which is your nucleic acids and protein synthesis. Okay. So now when we're talking about nucleic acids and protein synthesis, हमने ये जो लफ्ज हैं दोनों nucleic acids भी or protein synthesis. So we have heard these words in our previous lectures as well. Where have we heard these words? प्रोटीन सिंथेसिस का जो चैप्टर का जो डिस्कशन था वो हमने किया था इन सेल स्ट्रक्चर, जब हम न्यूक्लियस और राइबोसोम के क्या कहते हैं वो पढ़ रहे थे, रोल्स पढ़ रहे थे एज सेल ऑर्गेन्यूल्स एंड न्यूक्लिक एसिड. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी न्यूक्लिक एसिड हमने कहाँ पढ़ा हुआ होगा? What was a chapter we have studied it, or in what chapters link or what chapters part did we study nucleic acids? Not in depth, हमने खाली नाम लिखा था और फिर हमने कहा था इसका एक चैप्टर है, हम इस पर्टिकुलर चीज को उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Any recollection about that? Okay, if I ask you nucleic acid in your understanding, what is nucleic acid? How would you define a nucleic acid for me? माइटोसिस नॉट एग्जैक्टली. हमने न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था माइटोसिस में, तो हाँ वो टर्म हमने माइटोसिस में पढ़ी, बट न्यूक्लिक एसिड एज अ मॉलिक्यूल, चलो एक और हिंट दे दी मैंने, मॉलिक्यूल ये हमने कहाँ पढ़ा है? मॉलिक्यूल्स कहाँ पे पढ़े हमने, किस चैप्टर में पढ़ा? तो बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक है, हमारा टॉपिक नंबर 2, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, राइट? वेरी गुड हाजरा. पॉलीमर्स हमने बेसिकली कहा था हमारे पास 5 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे पास प्रोटीन्स हो गए, देन वी हैड लिपिड्स, वाटर एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, या फिर इनको हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं. ये हमने चारों चीजें पढ़ी थी कहाँ पर? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में. बट फॉर न्यूक्लिक एसिड वी सेड कि इसका अपना पूरा चैप्टर है और हम उसको वहां पर डिस्कस करेंगे, तो वो चैप्टर अब हम आज स्टार्ट करने लगे हैं. अच्छा जी, नाउ हमारे पास लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लिक एसिड्स. सो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं 2 टाइप्स के. कौन से हैं? सबने नाम सुने हुए हैं, डीएनए, आरएनए. ठीक है, फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड दिस इज योर राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज आपके ओपिनियन में डीएनए या आरएनए जो हैं वो किस, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, एज हाजरा मेंशन्ड इन द चैट बॉक्स, दे आर व्हाट? दे आर पॉलीमर्स. एंड पॉलीमर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है. अब अगर आप लोगों को याद हो, पॉलीमर्स हमारे पास रिपीट यूनिट्स से बने हुए होते हैं, राइट? देयर इज अ कॉमन रिपीट यूनिट. हमने बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया था कि मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर्स का क्या डिफरेंस होता है. मैक्रो मॉलिक्यूल, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं. पॉलीमर्स हमारे पास वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक रिपीट यूनिट होता है. जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल में एक रिपीट यूनिट हो, लेकिन पॉलीमर्स में एक रिपीटिंग पैटर्न होता है जो कि हमारे पास होता है कि बहुत सारे मोनोमर्स एक पॉलीमर बनाते हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स का, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, उनका जो मोनोमर होगा, उनका जो बेसिक यूनिट होगा या जो उनका रिपीटिंग यूनिट होगा, वो क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? किन चीजों के कॉम्बिनेशन या किन चीजों की बॉन्डिंग से हमारे पास एक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ना, मैं न्यूक्लिक एसिड की तो बात करूँगी. न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर, डीएनए इज अ पॉलीमर, आरएनए इज अ पॉलीमर. ठीक है, अब मेरे पास डीएनए और आरएनए का अगर मैं स्ट्रैंड, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके, वेरी गुड हाजरा, न्यूक्लियोटाइड्स. तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स इज द टर्म
और द मोनोमर, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, इस वजह से इनको क्या बुलाते हैं, इनको या तो हम पॉलीमर्स कहते हैं, और डिस्टिंक्टली इनको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये किसके पॉलीमर्स हैं, ये हमारे पास पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली का मतलब हमें पता है मैनी, सो मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए और एन आरएनए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल वाले कार्बोहाइड्रेट होते थे। सैकेराइड्स को हमने कहा था, सैकेराइड्स क्या होता है, सैकेराइड्स हमारे पास शुगर्स को कहते हैं, राइट। सैकेराइड हमारे पास बेसिकली शुगर होती है। पॉली मैनी शुगर्स, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स के मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कह रहे थे। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स, and to be more precise or exact, they are basically the polymers of nucleotides, ठीक है। यानी उनका जो मोनोमर है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। Now the question arises कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। Let's understand the basic unit now. हम मोनोमर को अंडरस्टैंड करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। न्यूक्लियोटाइड, मोनोमर और the basic unit of nucleic acids. Now, what do you think? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? What should be present in a nucleotide? What would make up nitrogen base? Okay, one thing, we've got one answer. तो हमारे पास पेंटोज शुगर होगी, करेक्ट। Then we have nitrogenous bases. It's not nitrogen bases, it's nitrogenous bases. नाइट्रोजन से बनी हुई bases. नाइट्रोजन bases का मतलब होगा खाली नाइट्रोजन present है। they are made up of certain things, जिनमें नाइट्रोजन भी एक क्या कहते हैं एलिमेंट है, तो हम उनको नाइट्रोजनस बेसिस बुलाते हैं, नॉट नाइट्रोजन बेसिस, ओके। अच्छा, एंड फॉस्फेट ग्रुप, हाउ मेनी फॉस्फेट ग्रुप्स, हमारे पास मिनिमम कितने फॉस्फेट ग्रुप होने चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड में? 1, वेरी गुड। अच्छा, अगर मेरे पास न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, फॉस्फेट ग्रुप है, मेरे पास अगर ये सब सेम होगा, like a nucleotide of a DNA and a nucleotide of an RNA, would they be same or would there be differences between a nucleotide of RNA and a nucleotide of DNA? Different. How would be different? क्या differences होंगे? पेंटोज शुगर डिफरेंट होगी, yes or no? Okay. ऑक्सीजन एंड पेंटोज, अच्छा, हमारे पास बेसिकली जो शुगर्स होती हैं, हमने जो पेंटोजेस पढ़े हैं, हमारे पास पेंटोजेस हमने क्या पढ़े हुए हैं, हमने 2 ही पेंटोजेस पढ़ी हुई हैं, जो कि हैं आपके पास डी ऑक्सीराइबोस एंड राइबोस शुगर, राइट। ये आपके पास पेंटोज शुगर्स होती हैं, करेक्ट। हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोस खुद ही बता रही है कि राइबोस में एक ऑक्सीजन कम हो गई है, या किसी पॉइंट पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है राइबोज में, जिसकी वजह से उस शुगर का नाम ही डीऑक्सीराइबोस है। उस पेंटोज शुगर की नाम में ही पता है हमें कि उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। सो हमारे पास मानिश, व्हेन यू आर सेइंग ऑक्सीजन एंड पेंटोज, यू डू नॉट मीन कि एक ही पेंटोज है उसमें से हमने ऑक्सीजन निकाल दिया। 2 डिफरेंट पेंटोजेस हैं, डीऑक्सीराइबोस एंड राइबोस। आरएनए में हमारे पास हमें मिलेगी राइबोस शुगर, डीएनए में हमें मिलेगी डीऑक्सीराइबोस शुगर। Subsequently, nitrogenous bases. Would nitrogenous bases be same for DNA or would they be different from an RNA? क्या differences होंगे RNA और DNA की nitrogenous bases में? So basically हमारे पास nitrogenous bases में लिख देती हूँ क्या क्या होती है, adenine,
थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल। लेकिन हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में 4 प्रेजेंट होंगी। सो बेसिकली होता क्या है हमारे पास, ओके पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम एक पेंटोज शुगर बनाते हैं, सही है। सो द पेंटोज शुगर, ओके इसके, ये इसका फर्स्ट कार्बन है ये वाला, ये इसका सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। जो फिफ्थ कार्बन होता है राइबोज का, दैट इज आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। आप देखो एक एंड पे एक कार्बन, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, देयर इज नो प्लेस फॉर द फिफ्थ कार्बन इन दिस रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग के बाहर हमारे पास वो कार्बन होगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ कार्बन है आउटसाइड ऑफ द रिंग। या आपके पास एक राइबोज, सॉरी ये आपके पास एक पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर आपके पास डिऑक्सीराइबोज है या राइबोज है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा एज मारिट सेड कि हमारे पास डिऑक्सीराइबोज में ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी होगी। तो वो जो ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो हमारे पास कहाँ पर होती है? वो हमारे पास होती है डिऑक्सीराइबोज के लिए ऑन द सेकंड कार्बन। यहाँ पे खाली एच है। अभी मैं राइबोज का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम डिऑक्सीराइबोज क्यों बुलाते हैं। बट अभी हम लेट्स जस्ट लुक एट अ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब हमारे पास जो ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन से क्या अटैच्ड होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। और हमारे पास जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, इससे क्या अटैच्ड होगी? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये आ गई हमारी बेस। दिस इज व्हाट अ न्यूक्लियोटाइड इज। एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होना चाहिए? नाइट्रोजनस बेस। कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे। फिफ्थ कार्बन विच इज आउटसाइड ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। और एक हमारे पास होनी चाहिए पेंटोज शुगर विच कैन बी डिऑक्सीराइबोज और राइबोज। अच्छा, ये हमने क्या बनाया? ये हमने बनाया डिऑक्सीराइबोज। अब हम देखते हैं कि हाउ डिऑक्सीराइबोज इज डिफरेंट फ्रॉम राइबोज। यही स्ट्रक्चर है, बस एक छोटा सा फर्क है जिसकी वजह से सारी ना लोग। व्हाट कैन यू ऑब्जर्व बिटवीन अ डिऑक्सीराइबोज शुगर एंड अ राइबोज पेंटोज शुगर? क्या आपको डिफरेंस इन दोनों स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है? What is the observable difference in the diagram in front of you? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑन कार्बन नंबर 2। राइबोज में हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और उसी पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन जो एटम है वो एब्सेंट है। इसके डेफिशिएंसी की वजह से आप ये कह सकते हो कि अगर राइबोज से सेकेंड पोजीशन से मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर रही हूँ तो मैं क्या बना रही हूँ? डीऑक्सीराइबोज बना रही हूँ। ओके, अब आ जाते हैं बेसिस पर। हमारे पास डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, या डीएनए के मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। कोई भी एक लगी हुई होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 4 बेसिस की 4 बेसिस लगी हुई होंगी। एक न्यूक्लियोटाइड में इन चारों में से अगर हमारे पास डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो इन चारों में से कोई एक बेस एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पे लगी हुई होगी। एक न्यूक्लियोटाइड एडेनिन का हो सकता है, एक न्यूक्लियोटाइड थाइमीन का हो सकता है। बेसिकली इसको आप ये समझ लो कि ये एक्स है। इस एक्स को कोई भी चीज आके इनमें से फुलफिल कर सकती है, ठीक है। एक्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। सो इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द बेसिस have to be adenine, thymine, guanine and cytosine. On the contrary, in ribose,
तीन चीजें सेम रहती हैं, एक बेस डिफरेंट हो जाती है, एक बेस रिप्लेस हो जाती है, वो कौन सी होती है और वो किससे रिप्लेस होती है? कैन यू टेल मी? Thymine is replaced, and thymine is replaced by what? Thymine is basically replaced by uracil. Very good. So if it's a RNA molecule, there would be adenine, thymine, guanine, and what? Cytosine. Okay. अच्छा, हमने बेसिस पढ़ ली. ओके, नाउ ये मेरे पास डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना ना. तो जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होता है उसको पता है क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड. तो फिर हमारे पास अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? उसको हम बुलाएंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड. So in front of you over here, you have the structure of what? You have the structure of, this is basically a deoxyribonucleotide, and this is your ribonucleotide. Okay? Now, हमने अभी बात की बेसिस की, कि बेसिस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, थाइमीन, गोनिन, साइटोसिन, सॉरी यहाँ पर यूरासिल, सॉरी बैड. यहाँ पर क्या आएगा? थाइमीन को क्या रिप्लेस कर रहा होता है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में? यूरासिल रिप्लेस कर रहा होता है. ओके, सो हमारे पास ये हमारी 5 बेसेस हैं. अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें एडेनिन, थाइमीन, गोनिन और साइटोसिन होगा. और अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड है यानी आरएनए का बेसिक यूनिट है तो उसमें जो बेस होगी वो तो एडेनिन हो सकती है, यूरासिल हो सकती है, गोनिन हो सकती है, साइटोसिन हो सकती है. ये हमारी नाइट्रोजनस बेसिस हो गई. नाइट्रोजनस बेसिस एक तो हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया इन्हें कि कौन सी बेस कौन से न्यूक्लिक एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में पाई जाती है. अभी हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि राइबो न्यूक्लियोटाइड में AUGC होगा, यानी एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन. एंड इफ इट्स अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड देन वी वुड हैव ATGC, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन. एक तो हमने कौन सा न्यूक्लियोटाइड है उसकी बेसिस पे क्लासिफाई कर लिया या अंडरस्टैंड कर लिया नाइट्रोजनस बेसिस को. There is another way to classify nitrogenous bases, and that is what? Purines and pyrimidines. अब ये किस चीज पे क्लासिफिकेशन हो रही है? ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज. जो प्यूरिन्स होंगी ना उनकी एक डबल रिंग होगी. ठीक है, प्यूरिन वुड बी व्हाट? दे वुड बी डबल रिंग्ड. उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, समथिंग लाइक this. That's how a purine would look like. And on the contrary, a pyrimidine would be a single ring. ये थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ये हमारे पास single ring होगी. So purines are what? They are double ring structure. So obviously larger in size. And pyrimidines are single ringed, तो automatically smaller in size हो गई. अच्छा, तो अगर आपको मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं एक वेरिएशन ले आऊं. let me copy this over here. मेरे पास अगर मेरे कार्बन नंबर 1 से ऐसा स्ट्रक्चर अटैच्ड हो, तो मेरे पास यहाँ पर प्यूरिन होगी नाइट्रोजनस बेस या फिर pyrimidine होगी. What do you think? If a structure, a double ring structure is attached, this is your nitrogenous base. Which nitrogenous base would this be? Would it be a purine or would it be a pyrimidine? Sure. I said कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस अपने साइज या अपनी शेप के रिस्पेक्ट से भी क्लासिफाई होती हैं.
और वो क्लासिफिकेशन कैसे होती है, प्यूरीन्स जो होती हैं वो डबल रिंग्ड होती हैं, द स्ट्रक्चर इज ड्रॉन फॉर यू, तो ऑटोमेटिकली अगर 2 रिंग से बनी हुई है तो लार्जर इन साइज होंगी। सब्सिक्वेंटली पिरामिडीन्स वो होती हैं जो कि सिंगल रिंग्ड होती हैं, ठीक है। सो इफ यू सी कि आपके पास ये न्यूक्लियोटाइड है और कार्बन नंबर 1 से जो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हुई भी है वो डबल रिंग्ड है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इज इट अ प्योरीन और इज इट अ पिरामिडीन, व्हाट वुड बी योर आंसर, दैट इज माय क्वेश्चन। कि ये आपके सामने जो न्यूक्लियोटाइड है इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है वो प्योरीन फैमिली से बिलोंग करेगी या पिरामिडीन फैमिली से बिलोंग करेगी, प्योरीन, वेरी गुड। अच्छा, हमारे पास ये क्या ड्रॉ किया हुआ है हमने, ये हमारे पास एक प्योरीन है, और इसी को अगर मैं सिंगल रिंग कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगी, ये मेरे पास पिरिमिडीन बन जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। अब हमारे पास प्योरीन्स कौन सी हैं और पिरिमिडीन्स कौन सी हैं। ओके, सो प्योरीन्स आर बेसिकली योर एडेनिन एंड guanine, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 3 आर व्हाट, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। अच्छा, how was I taught to learn this? Basically, the way there is this sentence to remember what nitrogenous bases are purines, which is what it is basically pure as gold. So pure से क्या बना, प्यूरिन, ए से as gold से आपने क्या निकाल लिया, सॉरी एक सेकेंड, pure as gold. So the A over here stands for adenine and G stands for guanine. So इस सेंटेंस के थ्रू आप याद कर सकते हैं दैट प्योर एज गोल्ड, प्योरीन, एडेनिन, गुआनिन। और ये कैसे आप याद कर सकते हो, कट। सो pyrimidines are cut, cytosine, uracil, thymine, and your purines are what, they are pure as gold. Purines are what, adenine and guanine. So this is a way to remember which base is from which family, ठीक है। Any questions so far about this? Good. अच्छा जी, हमारे पास अब होता क्या है, होता यह है दैट हमारे पास जो बेसिस हैं, चलो we'll talk about the bonding in a second। हमारे पास the next thing that we got to see is कि हमारे पास अभी हमने क्या देखा, हमने एक न्यूक्लियोटाइड को देखा, राइट, दिस इज वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये डीएनए का है, ये आरएनए का है। लेकिन हमारे पास वी अंडरस्टूड कि हमारे पास तो जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए और आरएनए, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉलीमर्स हैं, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। आपके सामने अभी एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल मोनोमर है। ये न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, यानी 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और फिर उस डाइन्यूक्लियोटाइड से हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ये मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। नाउ ओवर हियर फॉस्फेट ग्रुप में कंप्लीट लिख रही हूँ कि फॉस्फेट ग्रुप का एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो फॉस्फेट ग्रुप इज बेसिकली, जिसको हम खाली एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता कुछ इस तरह का है, फॉस्फेट डबल बॉन्डेड टू ओ, दिस इज योर इंटायर फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम खाली पी और उससे शो कर रहे होते हैं सर्कल से, ठीक है। सो नाउ ये आपके पास आ गया आपका। अच्छा, ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये कोई बॉन्ड नहीं है, इट्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास एक और न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड है आमने सामने। अच्छा, ओवर हियर हमारे पास ओ एच ग्रुप होगा नीचे की तरफ फेसिंग,
अब ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के जो थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड होता है। यहाँ से तो बिकॉज डीऑक्सीराइबोज है तो यहाँ का ऑक्सीजन मिसिंग है, लेकिन बाकी जगहों पे ऑक्सीजन हमारे पास होगा प्रेजेंट। सारे OH से ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो रहा होता, खाली कार्बन नंबर 2 से डीऑक्सीराइबोज में OH रिमूव होता है। सो कार्बन नंबर 3 का जो OH है और जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आमने सामने होगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जैसे हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कंडेंसेशन का प्रोसेस देखा था कि हमारे पास जब भी हम कंडेंसेशन करवा रहे थे तो एक स्मॉल यूनिट रिमूव हो रहा था और वो यूजुअली वाटर होता था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। सही है। और जो ये ऑक्सीजन होगी ना, ये वाली ऑक्सीजन जो कि किससे बॉन्डेड है, कार्बन नंबर 3 से बॉन्डेड है, वो किससे बॉन्ड फॉर्म कर लेगी, वो इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगी। तो हमारे पास होगा क्या, एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट अ बॉन्ड लाइक दिस इज फॉर्म्ड। इसको हम खाली एक सिंपल फॉस्फेट से शो कर लेते हैं ऊपर वाले। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा क्या था, ये मेरे पास कार्बन नंबर 3 इज बेसिकली कार्बन, इस कार्बन को मैं लिख भी देती हूँ। ये मेरे पास कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। इस कार्बन के साथ क्या अटैच था इस वाले फॉस्फेट का, लेट मी ड्रॉ दिस विद पर्पल ताकि आपको समझ आ जाए कि ये इस न्यूक्लियोटाइड का पार्ट था। और इस ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था, इस ऑक्सीजन ने बेसिकली फॉस्फेट के साथ यानी फॉस्फोरस के साथ ये अब कनेक्ट होगा। तो ये किस तरह से कनेक्ट होगा, ये इस तरह से कनेक्ट होगा, ये पी से कनेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इस पी बाकी सारी चीजें एज इट इज पी की मैं कॉपी कर लेती हूँ। और ये जो ऑक्सीजन था ये किससे कनेक्टेड था, ये कार्बन नंबर 5 से कनेक्टेड था ना। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। ना, दिस वाज कनेक्टेड विद कार्बन नंबर 5। ये भी क्या है, ये हमारे पास कार्बन है ओवर हियर। तो अगर आप देखो जो हमारी लिंकेज बन रही है यहाँ पर, हम लिंकेज को ट्रेस करते हैं कि कौन से एटम्स दो न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू न्यूक्लियोटाइड्स। दिस कार्बन यहां से शुरू हो रही है चेन, इसका ऑक्सीजन, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के ये दो एलिमेंट्स हैं इस चेन का पार्ट। ये चेन कंटिन्यू हो रही है और यहां तक जा रही है। तो बेसिकली ये या तो आप स्टार्ट पॉइंट कह लो या एंड पॉइंट कह लो, और इसको स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट कह लो। अगर हम इस पूरी लिंक को, इस पूरी लिंकेज को या इस पूरे बॉन्ड को ट्रेस करें तो क्या होगा, कार्बन, बल्कि कलर्स के हिसाब से चलते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, P, then O, and then C. So this is part of one nucleotide and this is part of the other nucleotide. बीच में से हमारा क्या रिमूव हुआ है, बीच में से हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। अच्छा, अब इसको याद कैसे करें, इस पूरी लिंकेज को, इस लिंकेज को ऐसे याद करो कि अगर आप देखो एंड्स पर क्या है, एंड्स पे दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन है। एंड आप लिख लो दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन, कार्बन नंबर न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 का कार्बन एक एंड से पकड़ा हुआ है, कार्बन नंबर सॉरी न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 का कार्बन दूसरे एंड से इस बॉन्ड को जोड़े हुए हैं। तो दोनों एंड्स पे हमारे पास कार्बन है तो आपने फौरन से कार्बन लिख लिया। बीच में हमारे पास एक फॉस्फोरस का एलिमेंट है, ठीक है। और इस फिल इन द हमारे पास फिर ये दो ब्लैंक्स रह जाएंगे, तो इन ब्लैंक्स को कौन सी चीज फुलफिल कर रही है, ऑक्सीजन फुलफिल कर रहा है। तो जो ये 5 चेन है ना, आपको ये ऐसे याद होनी चाहिए दैट दोनों एंड्स पर हमारे पास कार्बन है, एक न्यूक्लियोटाइड से कार्बन आ रहा है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कार्बन आ रहा है, ये हमारे पास एज कैप्स या एज लॉक्स काम कर रहा है, ठीक है। बीच में क्या चीज प्रेजेंट है, बीच में हमारे पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो हमारे पास 3 आउट ऑफ 5 कंप्लीट हो गए। अब बीच में हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस बची हुई हैं, वो एम्प्टी स्पेसेस कौन फुलफिल कर रहा है, वो एम्प्टी स्पेसेस ऑक्सीजन फुलफिल कर रहा है। सो इस तरह से आपको चेन याद भी हो जाएगी, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा अगर आप इसको इस तरह से इस लॉजिक से याद रखो। अच्छा, अब ये हमारे पास कनेक्टिंग बॉन्ड है, तो जिस तरह हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड था या हमारे पास क्या कहते हैं एस्टर्स बॉन्ड हम देख रहे थे लिपिड्स में, उसी तरह से जो ये बॉन्ड्स होते हैं जो कि कनेक्ट कर रहे होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से,
इस बॉन्ड का क्या नाम होता है? इस बॉन्ड को हम बुलाते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. दिस इज अ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. और आपको टोल्ड हाउ यू हैव टू मेमोराइज कि इसका जो पूरा चेन है COPOC कैसे याद होगा? दोनों कार्बन्स एट द एंड्स, phosphorus in the middle, and the remaining place is fulfilled by what? Oxygens. ठीक है, अभी तक कोई confusion, कोई query, anything you want me to repeat? तो यहां से लेकर ये 2 पेजेस पर आपका क्या है? कॉन्डेंसेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड का रिएक्शन है. कॉन्डेंसेशन क्लियर है? ओके. अब ऑब्वियसली ये तो हमने खाली 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में रखा. अब मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है. इन सारे न्यूक्लियोटाइड्स को कौन सा बॉन्ड कनेक्ट किया हुआ होगा? टेल मी क्विकली. What would be the bond present between all these nucleotides? Very good. This is one phosphodiester bond. This is one phosphodiester bond. This is one phosphodiester bond. This is phosphodiester. Hazra, I'm just coming कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ कब किस तरह से रोल प्ले करेंगे. I'll come to that. अभी हमने क्या देखा? हमारे पास जब कॉन्डेंसेशन हो रही है हाजरा, व्हेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड. मैं डीएनए स्ट्रैंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली कह रही हूँ कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मैंने उनको आमने सामने रख दिया. अब जब वो आमने सामने है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियोटाइड का जो हाइड्रोक्साइड ऑफ कार्बन 3 है वो किसके साथ कॉम्बाइन कर रहा है? वो कंबाइन कर रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से. वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्डेंसेशन. और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होने के बाद हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे ज्वाइन टुगेदर होते हैं? वाया अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन एक एंड से पकड़े हुए होता है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन एक एंड से पकड़े हुए होता है. बीच में फॉस्फोरस का एलिमेंट होता है और जो बाकी की रिमेनिंग साइड की स्पेसेस है वो कौन फुलफिल कर रहा होता है? ऑक्सीजन फुलफिल कर रहा होता है. every time two nucleotides, I'm repeating again, nucleotides हमेशा जब भी condensation करेंगे एक strong bond बनाएंगे. अच्छा, tell me, is it a covalent bond or is it an ionic bond? The one that we're seeing, phosphodiester bond, ये covalent है या ionic है? Very good, covalent bond है. Remember जब हम लोग bonding पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हमने bonding को touch upon किया था biological molecules में. I said कि हमारे पास जो strong bonds होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमारे पास आयोनिक और कोवलेंट होते हैं. इज दैट करेक्ट? जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जो हम स्ट्रेट सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड होते हैं. आर वी ऑन द सेम पेज ऑन दिस एवरीवन? सो हमारे पास जब भी दो स्पीशीज को बॉन्ड कर रहे हैं, हमें ग्लू से ना बेसिकली एक आपके पास इट्स लाइक दिस. हमारे पास जो वीक बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसी ग्लू स्टिक है जिससे आपने लगाया लेकिन वो थोड़े अरसे में निकल जाएगा. उसकी जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है उस ग्लू स्टिक की वो इतनी स्ट्रांग नहीं है. लेकिन आपको अगर किसी चीज को परमानेंटली पेस्ट करना है तो आप एल्फी यूज करोगे, राइट? या कोई आप इस तरह का एडहेसिव लिक्विड यूज करोगे जो इंश्योर करे कि ये चीज रिमूव ना हो, राइट? तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमेशा कोवलेंट और आयोनिक होता है. तो हमारे पास जब भी कॉन्डेंसेशन हो रही होगी ना, जब बिकॉज ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और 2 बॉन्ड्स आपस में बन रहे हैं तो वो हमेशा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, ठीक है, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए के में कहाँ पर आएंगे? वी विल जस्ट मूव टुवर्ड्स दैट. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स, तो जब न्यूक्लियोटाइड से डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है और डाइन्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है तो हम क्या बनाते हैं? वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होता है. तो यहाँ पर अगर मैंने ये तो हमारे सामने डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. लेट मी राइट, दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ डाई. ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. दे आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बहुत सारे. ये क्या है? ये मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाइन्यूक्लियोटाइड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है? देयर आर मोर देन 2 मोनोमर्स इन अ स्ट्रक्चर. तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है, डाई है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है? What would you name the structure in front of you?
मैरिज, इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों है? क्योंकि मोर देन 2 यूनिट्स कंबाइन कर रहे हैं वाया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इस वजह से ये हो गया पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि अभी इसमें हमारे पास हमें नजर आ रहा है 6 न्यूक्लियोटाइड्स इस चेन में है। अच्छा, नाउ हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या हैं, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड है। तो अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास, कैन आई कॉल दिस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर, या क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक कार्टून रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वन सिंगल डीएनए स्ट्रैंड? एक डीएनए का स्ट्रैंड ये हो सकता है विद बेसिस। वेरी गुड। तो यहाँ पर लेट्स राइट आवर बेसिस, ऐसे रैंडमली हम बेसिस असाइन कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए जी टी सी ए जी। अच्छा मानिश, द रीजन आई हैव नॉट शोन द फॉस्फेट ग्रुप इज, हमारे पास जो फॉस्फेट ग्रुप होगा ना एक डीएनए स्ट्रैंड में, वो हमारे पास कहाँ पर होगा? वो हमारे पास खाली एक कोने पे हमें नजर आ रहा होगा, राइट? वो हमें एक कोने में क्यों नजर आ रहा होगा? हु वुड टेल मी दिस? Why would I observe in a chain of polynucleotide मुझे एक कोने पे फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा होगा, बाकी मिडिल ऑफ द चेन नजर नहीं आ रहा होगा? What would be the reason for that? Because it's on 5th carbon. तो 5th कार्बन तो सबके पास होते हैं, इसके पास भी 5th कार्बन होगा, इसके पास भी 5th कार्बन होगा। ऐसा क्यों है कि मुझे खाली एक एंड पे अब मेरा फॉस्फेट ग्रुप नजर आएगा? Anyone else who would like to answer? वेरी गुड। तो बेसिकली होगा क्या कि इफ यू लुक ओवर हियर, मेरे पास जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, इफ यू लुक एट दिस, मेरे पास इस फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पे क्या था? इनिशियली OH था। जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने अपना OH लूज कर दिया ड्यूरिंग कॉन्डेंसेशन। तो क्या अब वो फॉस्फेट ग्रुप एग्जिस्ट करता है? उसने तो अपना OH लूज कर दिया। फॉस्फेट ग्रुप तो मेरा ये था, राइट? ये पार्ट जब मेरा कॉन्डेंसेशन में रिमूव हो गया, तो जो मिडिल के जितने मेरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके पास फॉस्फेट ग्रुप तो रहा नहीं। व्हाई? बिकॉज दैट फॉस्फेट ग्रुप हैज प्लेड इट्स रोल और इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मेरे पास खाली जो एंड होगा उस पे प्रेजेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप, और दूसरे एंड पे मेरे पास बाकी हमारे पास जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो मिडिल में होंगे, उनमें क्या नहीं होगा? फॉस्फेट ग्रुप मुझे अलग से नजर नहीं आ रहा होगा। सो मैं एंड पर, एंड वाले न्यूक्लियोटाइड पे अपना फॉस्फेट शो करूंगी, बीच में मैं अपने फॉस्फेट शो नहीं करूंगी। इज दैट क्लियर? व्हाई ओनली एट द एंड देयर वुड बी a phosphate group visible to me? अच्छा, ना इफ यू नोटिस, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं और बेहतर शो कर देती हूँ। ये मेरे पास यहाँ इस एंड पे फॉस्फेट है। अच्छा, मेरे दूसरे एंड पे फॉस्फेट क्यों नहीं है? मैंने खाली एक एंड पे फॉस्फेट क्यों ड्रॉ किया? दूसरे एंड पे मैंने फॉस्फेट क्यों नहीं ड्रॉ किया? If you want, I can show you this structure. आप क्लोजली देखो और मुझे बताओ। आप ये सोचो, एक सेकेंड, जस्ट मेक मी अ लिटिल मॉडिफिकेशन, शायद आपको इससे समझ आ जाए। मैंने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन भी कर दिया। आप इमेजिन करो, जो ये न्यूक्लियोटाइड का जो ये कंबाइंड न्यूक्लियोटाइड है ना, ये मेरे एंड पे है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल इसको हटा के यहाँ पर मेरे पास nth नंबर के न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है, और जो मेरा लास्ट न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मैंने बिल्कुल एंड दिखाया हुआ है, ये वाला एंड, ये वाला लास्ट न्यूक्लियोटाइड आपके सामने है। बेसिकली लास्ट वाला नहीं, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन आपके सामने। लुक क्लोजली एट द स्ट्रक्चर एंड देन टेल मी व्हाई आई हैव नॉट ड्रॉन द फॉस्फेट ग्रुप over here, sorry, over here, why have I not shown a phosphate group? Why am I showing my phosphate group on the first end, on this end? And why am I not showing the phosphate group on this last of my DNA molecule? Look closely at the structure, please. Very good. और इस, अच्छा, हमारे पास होता क्या है? एक डीएनए, एक जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है
उसका अपने थर्ड कार्बन का OH इन्वॉल्व होता है, और जो नीचे वाला होता है उसका हमेशा क्या फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। तो मेरे पास जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड का एंड होगा उस पे मुझे क्या नजर आ रहा होगा, उस पे मुझे OH नजर आ रहा होगा, राइट? इज दैट करेक्ट? क्योंकि हमारे पास कौन सी चीजें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, हमारे एक न्यूक्लियोटाइड का या तो एक न्यूक्लियोटाइड का क्या ऊपर वाले से वो कौन सा अपना कार्बन यूज कर रहा होता है, फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप ऊपर की तरफ उसका बॉन्डेड होता है, और नीचे से जो उसका थर्ड कार्बन पे OH है वो नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। तो हमारे पास इनका, इन सब का ना ही फॉस्फेट ग्रुप मुझे नजर आ रहा होगा, ना थर्ड कार्बन पे मुझे OH नजर आ रहा होगा। व्हाई? बिकॉज इनके जो बॉन्ड्स हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, उन्होंने थर्ड कार्बन के OH और फिफ्थ कार्बन के फॉस्फेट ग्रुप को ऑक्यूपाई किया हुआ है इस बॉन्ड में। तो मेरे पास एक एंड से जो सबसे टॉप पे मेरा, इफ यू नोटिस ओवर हियर, जो मेरा टॉप का ऑक्सीजन, सॉरी, जो मेरा टॉप का न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, उसका फॉस्फेट ग्रुप कहीं जा नहीं रहा, वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा तो वो उसके थर्ड कार्बन से एक बॉन्ड बना लेगा, तो इसका भी मैं फॉस्फेट ग्रुप फिर रिप्रेजेंट नहीं करूंगी। तो मेरा जो स्टार्टिंग होता है, एक हमेशा उसका फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा होगा, क्योंकि उसका फॉस्फेट ग्रुप कहीं ऊपर अटैच नहीं है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा। और जो मेरा दूसरा एंड है उस पे मुझे OH नजर आ रहा होगा, क्योंकि थर्ड कार्बन का जो OH है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा। इज दिस क्लियर? नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाई एक एंड ऑफ द लीनियर DNA पे फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा होगा और एक एंड ऑफ द DNA पे OH नजर आ रहा होगा? इज दैट करेक्ट? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? वेरी गुड। अच्छा, नाउ हमने लेबल्स दे दिए। अब ये वाला एंड जो है, फॉस्फेट ग्रुप वाला एंड, और जो OH वाला ग्रुप का जो एंड है वो विजिबली, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली डिफरेंट है। तो हमने कहा आइडेंटिफाई कैसे करें या इनको लेबल्स कैसे दें। तो 5' एंड होता है हमारा कौन सा वाला, दिस इज योर 5' एंड, सॉरी, पार्डन माय राइटिंग, मेरा थोड़ा स्टाइलिश डिसफिगर हुआ है। दिस इज द 5' एंड। DNA का वो एंड जहां पर फॉस्फेट ग्रुप अनबॉन्डेड है वो 5' एंड होता है, और DNA का या RNA का अगर आप स्ट्रैंड देख रहे हो तो उसका जो OH वाला एंड होता है वो क्या होता है, वो 3' एंड होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। क्या नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करने में किसी भी किस्म का रोल प्ले कर रही हैं? आर नाइट्रोजनस बेसिस इन्वॉल्व्ड in the bonding of nucleotides with one another, or are they unbonded? Very good. अच्छा, before we move on to that, I want you to know this rule कि हमारे पास, हम कहने को you can say okay, this DNA का अगर मैं आपसे कहूँ सीक्वेंस लिखो बेसिस का, तो आप कहोगे ओके आई कैन राइट इट दिस वे AGTCAG, और आई कैन गो दिस वे, राइट? एंड आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट GACTGA। मैं नीचे से ऊपर जाऊं या ऊपर से नीचे जाऊं एक ही बात है, राइट? नो, दैट्स नॉट राइट। व्हाई? इट इज अ रूल। एक रूल है, या एक क्या कहते हो, एक कन्वेंशन है, दैट यू ऑलवेज रीड द नाइट्रोजनस बेसिस फ्रॉम द 5' टू द 3'। ये रूल है। आप हमेशा whenever you read a sequence of nitrogenous bases of a DNA strand, it has to be read in a 5' to 3' direction. तो आपका सीक्वेंस क्या बना, AGTCAG, ये रूल है, ठीक है? ओके, अनदर थिंग, कहना इससे कि मेरे पास ये पूरा एक चेन अगर मैं बना दूं या इसको एक लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर दूं इस पूरी चीज को, तो ये मेरे पास सिमिलर है जैसे हमारी जो बैकबोन होती है, बॉडी की जो बैकबोन है। कहना इससे कि ये बैकबोन सी बन रही है मेरे DNA मॉलिक्यूल की। वुड दैट बी अ करेक्ट एनालॉजी? करेक्ट। अच्छा, ये बैकबोन में क्या है, इस बैकबोन में क्या चीज इन्वॉल्व है? व्हाट डू यू सी? जो मैंने हाईलाइट किया है, इस हाईलाइटेड पार्ट में क्या क्या चीजें हैं? व्हाट कैन यू सी इन दिस हाईलाइटेड पार्ट? व्हाट इज इन एक न्यूक्लियोटाइड का कौन सा रीजन या कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है? शुगर एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बिकॉज दिस इज फॉर्मिंग द बैकबोन,
ऑफ द डीएनए और इफ इट इज एन आरएनए मॉलिक्यूल, तो उसकी क्योंकि वो बैकबोन फॉर्म कर रही है और उसमें न्यूक्लियोटाइड का कौन से पार्ट्स या कौन से रीजन इन्वॉल्व इन द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप, तो हम इसको क्या बुलाते हैं, हम इसको बुलाते हैं शुगर। क्योंकि शुगर कौन सी होती है, हमारे पास पेंटोज शुगर होती है फॉर बी इट अ डीएनए और आरएनए। तो हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि राइबोस फॉस्फेट बैकबोन है कि डीऑक्सी राइबोस फॉस्फेट बैकबोन है, हम कह रहे हैं इट्स अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। इफ आई आस्क यू कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन में बॉन्ड्स कौन से किस्म के होते हैं, तो आपका फिर आंसर क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स are forming the sugar phosphate backbone. This is what you're going to say, that the phosphodiester bonds are forming what? They are forming the sugar phosphate backbone. Now, as Mara just mentioned a while ago, कि हमारे पास जो जो nitrogenous bases होते हैं, they're not involved in the formation of the polynucleotide. हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जो कनेक्ट हो रहे होते हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से नहीं हो रहे होते, वो अपनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से कनेक्ट हो रहा होता है। वी हैड अ डिस्कशन ऑन दैट जस्ट अ व्हाइल अगो, बट देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल दैट योर बेसिस प्ले, एंड व्हाट इज दैट रोल? हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर हम डिटेल में कल से पढ़ेंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट आप लोग सुनते आ रहे होंगे, दैट डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये एक क्लासिक डेफिनेशन है टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेट्स ब्रेक इट डाउन। डबल का क्या मतलब होता है? टू स्ट्रैंड्स से बना हुआ। हेलिकल का मतलब होता है स्पाइरल, ठीक है। नाउ डबल स्ट्रैंड से बना हुआ है, तो मेरे पास कितनी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होंगी? शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है? पूरी चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो मेरे पास कितनी शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स होगी एक डीएनए के मॉलिक्यूल में? 2। वेरी गुड। सो नाउ लेट मी ड्रॉ इट। मैं एक स्ट्रैंड बनाती हूँ, ओके, और मैं दूसरा स्ट्रैंड बनाती हूँ। ये मेरी क्या है? ये मेरी एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये मेरी दूसरी शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पर मेरे शुगर फॉस्फेट बैकबोन में जो बॉन्ड्स हैं which are holding this together, they're what? They're your phosphodiester bonds, करेक्ट। अभी मेरे पास अनपेयर्ड क्या है? अनपेयर्ड है यहाँ पर मेरी बेसिस। तो दिस बेस, ये मेरे पास नाइट्रोजनस बेसिस है। अभी ये जो मेरे पास दो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स हैं, ये अनबॉन्डेड है, दे आर डिस्कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है ही नहीं। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल कैसे बनाएंगे? एक सिंगल मॉलिक्यूल जो तब बनेगा जब वो पूरे का पूरा वन यूनिट होगा, राइट? तो मेरे पास जो शुगर है, डीऑक्सीराइबोज है डीएनए में, तो जो मेरी शुगर है और जो मेरा फॉस्फेट ग्रुप है वो तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, राइट? इट इज ऑलरेडी इन्वॉल्व, उसका बॉन्ड बना हुआ है, वो अब बेचारे ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, वो क्या करे? लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो फारिग है, उन्होंने कहा यार वी कैन होल्ड हैंड्स टुगेदर, we are we are not occupied, let's form a bond between one another. तो because nitrogenous bases are not bonded, basically वो इस एंड से बॉन्डेड होती हैं, यानी वो अपने डीएनए मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है, लेकिन उनका जो दूसरा साइड है वो अनबॉन्डेड है। तो वो क्या करती हैं? वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेती हैं। अब इसका एक रूल है जिसको हम क्या बुलाते हैं, बहुत दफा सुना हुआ होगा आप लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। It's just like how we say that enzyme and substrate are complementary to each other. अगर shape same है, complementary है, तो enzyme substrate complex बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा। उसी तरह से you can say कि एक नाइट्रोजनस बेस को एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस पसंद है, वो उसी के साथ अपना पेयर फॉर्म करेगी, किसी और के साथ नहीं फॉर्म करेगी। तो डीएनए में हमारे पास क्या होता है? एडेनिन, थाइमिन, then we have guanine,
एंड साइटोसिन। अच्छा, अब कैसे बॉन्ड करेगा? एडेनिन और थाइमीन would always form two hydrogen bonds between them. एडेनिन और थाइमीन जब भी बॉन्डिंग करेंगे उनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और ग्वानिन और साइटोसिन जब भी बॉन्डिंग करेंगे तो उनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और इस तरह से हमारे पास फिर ये लोग जब बॉन्डिंग कर लेंगे तो हमारे पास ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, और वो इस तरह से कनेक्ट होंगे कि एक स्पाइरल हेलिकल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर बने डीएनए का, एंड देयरफॉर वी वुड हैव अ डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चंस अबाउट इट सो फार? अभी तो हमने बहुत सिंपल बेसिक्स की बातें बेसिक बातें की हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक? एवरीथिंग इज क्लियर?